हेलो गाइस। नेविगेशन मेन्यू किसी भी वेबसाइट का सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है उस नेविगेशन मेन्यू का प्रॉपर्ली रिस्पॉन्सिव होना, ताकि जिस भी स्क्रीन डिवाइस पर हम उसको ओपन करें वो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर ले। तो अगर ऐसे ही मोबाइल नेविगेशन मेन्यूज़ जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अगर आप डिज़ाइन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसको स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक पूरा देखें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे मैं आपको ले चलता हूँ सीधे कोडिंग पर। एंड सबसे पहले आपको मैं फोल्डर का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। ये फोल्डर स्ट्रक्चर आप देखिए। फोल्डर स्ट्रक्चर ये मेरे पास मोबाइल मेन्यू 2 नाम से एक फ़ोल्डर है। इसी फोल्डर के अंदर हम लोग अपना मेन्यू डिज़ाइन करके स्टोर करने वाले हैं। 2 फोल्डर इसमें मेरे पास पहले से हैं, एक फॉन्ट ऑसम का फोल्डर और दूसरा फॉन्ट्स का। ये फॉन्ट्स का जो फोल्डर है और ये फॉन्ट ऑसम का जो फोल्डर है, बेसिकली रियल सिनेरियोज़ में हम डायरेक्ट CDN लिंक्स यूज़ करते हैं, बट अभी इस वीडियो के पर्पज़ के लिए मैंने ये डायरेक्टली डाउनलोड करके रखे हैं। ये जो मेन्यू आप देख रहे हैं, इस मेन्यू में ये आप देख रहे हैं कॉन्टैक्ट के साथ में अबाउट अस, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड होम के साथ में ये जो आइकन्स आ रहे हैं, ये आइकन्स फॉन्ट ऑसम की हेल्प से हम लोग लेकर के आए हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास गूगल के आइकन्स यूज़ करने का है। ठीक है, दोनों का जो प्रोसेस है वो लगभग सिमिलर सा है। ठीक है, तो चलिए हम सीधे आते हैं कोडिंग पर। ये कोड एडिटर है मेरा, VS कोड में मैं कोडिंग कर रहा हूँ। तो जो फोल्डर मैंने आपको दिखाया है, सबसे पहले उस फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। फाइल देन ओपन फोल्डर, देन ये मेरा फोल्डर है एंड इसको हम सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट फोल्डर। एंड अभी ये फोल्डर यहाँ पे ओपन हो जाएंगे इस कोड एडिटर में। चेक कर लेते हैं। तो ये देखो मोबाइल मेन्यू 2, ये फोल्डर मेरा ओपन हो गया है एंड इसके अंदर ये दोनों फोल्डर यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। तो अब सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ कि मुझे HTML मार्कअप की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले मैं एक HTML फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। इसका मैं नाम रख रहा हूँ index.html। ठीक है, CSS फाइल स्टोर करने के लिए एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ एंड यहाँ से फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा, न्यू फोल्डर। एंड CSS फाइल का जो फोल्डर है उसका मैं नाम रखा हूँ navbar CSS। ठीक है, इस फोल्डर को सिलेक्ट करते हैं और इसके अंदर एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं, CSS फाइल आई मीन। उसका मैं नाम रखता हूँ, CSS फाइल का क्या नाम रखें, हम रख देते हैं navbar.css। ठीक है, तो जो भी रिक्वायर्ड फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर है वो मैं क्रिएट कर चुका हूँ। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक्सप्लोरर में भी ये क्रिएट हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो ये देखो, ये फोल्डर है फॉन्ट ऑसम का फॉन्ट, और ये दोनों चीज़ें मेरी यहाँ पे क्रिएट हो गई है। आप वापस आते हैं एडिटर पे अपने, और एक काम और करते हैं। अच्छा चलिए बाद में करेंगे। तो index.html में आते हैं और सबसे पहले मुझे HTML मार्कअप चाहिए। तो ये बॉयलर प्लेट कोड है, मैं इसको जनरेट कर लेता हूँ और एक टाइटल दे देता हूँ, रिस्पॉन्सिव navbar। ठीक है, और दूसरा काम मुझे क्या करना है कि ये जो मेरा CSS फाइल है मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ इसके साथ में। ठीक है, तो CSS फाइल को कनेक्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करेंगे सबसे पहले आपका लिंक टैग। तो LINK लिंक, देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो गया है। और रिले में हम लिखेंगे STYLESHEET, स्टाइल शीट। अच्छा, ये जो REL यानी रिलेशनशिप, ये जो एट्रीब्यूट है ये डिफाइन करता है कि जिस डॉक्यूमेंट के साथ में आप जो भी एक्सटर्नल फाइल आप इस डॉक्यूमेंट के साथ में कनेक्ट करने वाले हैं उसका इस
HTML डॉक्यूमेंट के साथ में क्या रिलेशन है, मतलब आप उसको क्यों यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, स्टाइल करने के लिए। तो हम लोग रिलेशन में लिखते हैं स्टाइल शीट, टाइप में हम लिखते हैं टेक्स्ट स्लैश CSS href। अब हमें उस फाइल का एड्रेस देना है, तो हम रिलेटिव एड्रेस यूज़ करते हैं। ये navbar CSS फोल्डर आ गया और ये उसके अंदर की फाइल आ गई। तो हमारा ये फाइल यहाँ कनेक्ट हो गया। कनेक्ट हुआ या नहीं चेक कर लेते हैं। navbar.css में आते हैं, बॉडी को एक बैकग्राउंड कलर देते हैं, कोई भी एक बैकग्राउंड कलर बॉडी को हम अप्लाई करेंगे। मैं चलिए यही कलर ले लेता हूँ। ठीक है, इधर चेक करते हैं। तो एक काम करता हूँ मैं, ये जो हमारा HTML फाइल है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक, देन ओपन विद लाइव सर्वर। देखो ये यहाँ ओपन हो गया और बैकग्राउंड कलर भी आपको शो हो गया है, मतलब ये फाइल हमारी प्रॉपरली कनेक्ट हो गई है। ठीक है, तो अब ये इस कोड का हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम रिमूव कर देते हैं। सेव करते हैं, देखो यहाँ पे आपको रिजल्ट फटाफट शो हो रहा है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कंटेनर डिज़ाइन कर लेंगे। ठीक है, तो कंटेनर के लिए हम एक div एलिमेंट ले लें और उसका हम एक क्लास भी div एलिमेंट का रखेंगे। div और एक क्लास ले लेते हैं और इसका क्लास नेम मैं ले लेता हूँ navbar और div को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, एंड इस div के अंदर में यहाँ पे लोगो मुझे सबसे पहले लेना है। तो उससे पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। अब देखो, कोई बैकग्राउंड कलर कोई कुछ नहीं है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, div एलिमेंट को टारगेट करते हैं और उसको स्क्रीन पे विजिबल करा लेते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक रिसेटिंग हमें करना पड़ेगा। एंड इसको मैं यहाँ रिसेटिंग लिख देता हूँ और आपके लिए कमेंट और लिखता हूँ और यहाँ बता देता हूँ, यहाँ पे ऑल यूनिवर्सल स्टाइल्स हम यहाँ पे लिखते हैं सारी। ठीक है, फ़ायदा क्या होता है इससे कि जो स्टाइल्स हमें एलिमेंट बहुत सारे जो स्टाइल हमें लगभग सारे एलिमेंट्स में अप्लाई करनी है, वो उसको हम यहाँ एक बार लिख देते हैं और फिर हमें हर एलिमेंट के लिए वो स्टाइल बार बार नहीं लिखने पड़ती। तो जैसे मार्जिन एक प्रॉपर्टी होती है, मुझे मार्जिन सबका 0 कर देना है और पैडिंग भी मैं सबका 0 पिक्सल कर रहा हूँ, क्योंकि सारे एलिमेंट में कुछ ना कुछ मार्जिन और पैडिंग का अमाउंट होता ही है। अच्छा, जब भी हम किसी भी एलिमेंट में मैं पैडिंग या मार्जिन ऐड करूँगा तो वो पैडिंग मार्जिन प्लस उसका हाइट विड्थ ये टोटल हो जाता है। यानी मैंने लेफ़्ट राइट से अगर पैडिंग ऐड किया है 5-5 पिक्सल, तो अगर जो भी उस एलिमेंट की विड्थ होगी उसमें वो सम हो जाएगा। और लास्ट में होगा क्या कि मेरी विड्थ जो मेरे 200 पिक्सल है अगर विड्थ ली हुई, तो वो आपका इंक्रीज़ होकर के बढ़ जाएगी। तो वैसा ना हो उसके लिए हम एक प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं बॉक्स साइजिंग का, और उसका वैल्यू हम लिखते हैं बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, तो अब वो प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो जाता है। तो अब हम टारगेट करते हैं अपना div जिसका क्लास है navbar और एक बैकग्राउंड कलर इसको मैं देता हूँ ताकि पता चल सके कि ये एलिमेंट स्क्रीन पर है भी या नहीं। ठीक है, तो एक कलर है कॉर्न सिल्क, ये वाला कलर मैं यूज़ कर लेता हूँ, या कोई और कलर यूज़ करें। चलो ये कलर ठीक है।
ठीक है, ये देखो आप कलर आपको यहाँ पे शो हो रहा है। इसका थोड़ा हाइट इंक्रीज कर देते हैं। मैं 50 पिक्सल का हाइट ले रहा हूँ। ठीक है, विड्थ ले लेंगे इसका 100%। हाइट एंड विड्थ हो गया। ठीक है, अब एक चीज़ अगर आप नोटिस करेंगे तो ये देखो, मैं जो मैंने लोगो लिखा है ये बिल्कुल चिपक करके यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ थोड़ा पैडिंग हम ऐड कर देते हैं, बल्कि दोनों साइड से मैं पैडिंग ऐड कर दूंगा, लेफ़्ट से भी और राइट से भी। 50 पिक्सल का पैडिंग ले लेते हैं और राइट साइड पर भी मैं 50 पिक्सल का ही पैडिंग ले लेता हूँ। ठीक है, देखो पैडिंग का इफेक्ट आ गया। अब नेक्स्ट एलिमेंट मेरे पास अभी कुछ नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये लोगो वाला सेक्शन क्रिएट करते हैं। तो लोगो आपने देखा होगा कि हम जब भी लोगो पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो हमको होम पेज पे ले आता है। इसका मतलब लोगो एंकर टैग के अंदर आता है। तो मुझे एक एंकर टैग यहाँ पे लेना होगा। और एंकर टैग में मैं हैश अभी लिख रहा हूँ। क्लास में एंकर टैग का ले लेता हूँ और क्लास में ले लेता हूँ लोगो लिंक। ठीक है, एंड यहाँ लिख देता हूँ लोगो एंड एंकर टैग क्लोज कर देते हैं। ठीक है, रेफ्रेश करके देखते हैं। इसको मैं थोड़ा सा क्लोज करता हूँ यार, इसने बड़ा परेशान कर दिया है मुझे। ठीक है, तो अपना ये लोगो यहाँ पे आ गया है। तो सबसे पहले हम इसको ही स्टाइल कर लेते हैं। तो navbar.css में आते हैं, लोगो को टारगेट करते हैं। हमारे पास है div.navbar। इसके अंदर मेरे पास एंकर टैग है जिसका क्लास है लोगो लिंक। ठीक है, तो लोगो लिंक हमारा ये क्लास हो गया। तो सबसे पहले इसका अंडरलाइन हटाते हैं। तो अंडरलाइन कैसे हटेगा, अंडरलाइन के लिए हम लोग लिखते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन, और इससे हमारा अंडरलाइन गायब हो जाएगा। ठीक है, दूसरा इसका हम कलर चेंज कर देते हैं और इसका कलर हम क्या लेंगे, इसका कलर ले लेते हैं कोरल। ठीक है, देखो ये कलर आ गया है। थोड़ा सा मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। टेक्स्ट देखिए, सॉरी मैंने गलत लिख दिया। टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं बल्कि ये होता है हमारा फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट हम बोल्ड कर देंगे। इसको सेंटर पे हम ले आते हैं एक बार। सेंटर पे लाने के लिए हम लिखेंगे लाइन हाइट। ठीक है, इनलाइन एलिमेंट को अगर कभी हॉरिजॉन्टली वर्टिकली सेंटर करना हो तो लाइन हाइट प्रॉपर्टी इस काम को बहुत अच्छे से करती है। अदरवाइज हम पैडिंग और इसका टॉप बॉटम में देकर के भी इसको हम सेंटर में कर सकते हैं। थोड़ा सा इसका मैं फॉन्ट का साइज इंक्रीज कर देता हूँ। 1.5 पिक्सल नहीं बल्कि 1.5 EM कर देता हूँ। चेक करते हैं। ठीक है, काफ़ी ठीक लग रहा है। अब इसका मुझे जो फॉन्ट फेस है वो चेंज करना है। लिखेंगे @फॉन्ट फेस, ये वाला हम ले लेंगे।
यहाँ पे हम नाम लिख देंगे फॉन्ट फेस का। मैंने रोबोटो लिखा है क्योंकि रोबोटो ही उसका असली नेम है। और यहाँ पे हम स्पेसिफाई करेंगे उसका एड्रेस। तो ये है हमारे फॉन्ट्स रोबोटो मोनो। ये वेरिएबल फॉन्ट में यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, अब ये जो मैंने नेम लिखा है, अब आगे मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो इधर एंकर टैग में फॉन्ट फैमिली में मैं नाम लिख दूँगा रोबोटो। ठीक है, इससे मेरा काम चल जाएगा। कि आप यहाँ मैं अगर रिफ्रेश करके आपको दिखाऊँ तो ये देखो फॉन्ट फेस हमारा चेंज हो गया है। इसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। ठीक है, तो सही लग रहा है, आई थिंक अनफ है। ये रिफ्रेश नहीं हुआ है, चलिए छोड़ते हैं। तो इतना काम हमारा हो गया है। हमारा लोगो वाला जो सेक्शन है, आई थिंक ये कंप्लीट हो गया है। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये एंकर टैग हमें होम पेज पे लेके आ जाएगा। फॉन्ट फेस वाला काम हमारा हो गया। अब इसके बाद हमें नेविगेशन लिंक क्रिएट करने हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे लेंगे UL। हम यहाँ पे लेंगे UL क्लास, ले लेंगे एक नया, तो नहीं, मैं क्लास नैप यहाँ पे लूँगा। और UL क्लोज, इसके अंदर हम लेंगे LI। आई नीड टोटल 5 LIs विद द क्लास नेम नैव आइटम। मैं इसका क्लास ले रहा हूँ। इसके अंदर मुझे चाहिए एंकर टैग। तो ये देखो क्रिएट हो गए फटाफट। हैश मैं लिख देता हूँ इनके href एट्रीब्यूट में, बिकॉज एट नाउ आई डोंट हैव एनी पेज टू कनेक्ट। यहाँ मैं लिख देता हूँ होम, यहाँ सर्विसेज, यहाँ पे प्रोडक्ट्स, यहाँ पे हम लिख लेते हैं अबाउट अस, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, तो अब इसको स्टाइल करते हैं। पहले यहाँ इसको देख लेते हैं रिफ्रेश करके। ठीक है, देखो UL हमारा यहाँ आ गया है। तो UL को टारगेट कर लेते हैं। UL टारगेट होगा हमारा कैसे, वी हैव a div with the class name navbar, then we have a UL with the class name nav। बैकग्राउंड कलर देते हैं। हमारे दो काम हो जाएंगे। एक तो ये चेक हो जाएगा कि हमने सही से टारगेट किया है या नहीं, और दूसरा हमें ये पता चल जाएगा कि एलिमेंट स्क्रीन पे कहाँ पे है। कोई भी बैकग्राउंड कलर हम अभी के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। मैं ये वाला कलर ले रहा हूँ क्योंकि ये कलर्स मुझे रिमूव करने हैं बाद में। ठीक है, तो आप ये देखें। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं राइट हैंड साइड पर लेके चला जाता हूँ। तो फ्लोट करता हूँ टूवर्ड्स द राइट। ठीक है, देखो ये राइट में आ गया है। इसको रिमूव कर लेते हैं, जो ये बुलेट्स हैं, बुलेट्स को हम रिमूव करते हैं। लिस्ट स्टाइल टाइप वैल्यू लिखेंगे नन, एंड बुलेट्स गॉन। ठीक है,
अब इसको वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में लेकर के आने के लिए मैं LI का डिस्प्ले टाइप जो है वो चेंज कर दूंगा। इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे लाता हूँ और इधर लिखता हूँ LI, जिसका क्लास नेम है nav items। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डिस्प्ले चेंज करता हूँ LI का, इसको मैं इनलाइन ब्लॉक कर देता हूँ और डिस्प्ले का स्पेलिंग गलत हो गया। ठीक है, डिस्प्ले हो जाता है इनलाइन ब्लॉक। और अभी भी आई थिंक कुछ गड़बड़ है क्योंकि ये हुआ नहीं। DISPLY डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक लिखा तो सही है कुछ, जहाँ तक मुझे लगता है, लेकिन फिर एरर क्यों दिखा रहा है? आई थिंक हमने सेव नहीं किया है इसको। भाई सब कुछ हो रहा है लेकिन डिस्प्ले क्यों नहीं चेंज हो रहा है? ul.nav li.nav items एक बार फिर लिख करके देखता हूँ। पहले तो मैं बैकग्राउंड, ठीक है, तो सबसे पहले मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ ताकि मैं LI को स्क्रीन पर देख सकूँ कहाँ पर है और कैसा दिख रहा है। ठीक है, LI का कलर चेंज नहीं हो रहा है, मतलब हमने इसको सही से टारगेट नहीं किया है, अभी कुछ प्रॉब्लम है। div.nav items इधर चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो अच्छा ओके, देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, nav item लिखा है, nav items, और क्लास में मैं ले लूँ, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ nav items, इसलिए ये प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स होती रहेंगी बार बार। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसका डिस्प्ले चेंज कर देंगे और डिस्प्ले ले लेंगे इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, आ गया, सेंटर करते हैं इन सबको, लाइन हाइट 50 पिक्सल और ये सेंटर आ गया। ठीक है, एंड अब हम एंकर टैग को भी टारगेट कर लेते हैं एक बार, और उससे पहले मैं मार्जिन दे देता हूँ LI को, लेफ्ट साइड में 5 पिक्सल का मार्जिन देता हूँ फिलहाल। ठीक है, सो इतना तो टारगेट यहाँ हो रखा है, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इधर हम लिख देते हैं एंकर। ठीक है, बैकग्राउंड कलर देते हैं, बैकग्राउंड कलर येलो तो नहीं देना है, बैकग्राउंड कलर चलो अब एक ही लिख देते हैं। ठीक है, आ गया हमारा बैकग्राउंड कलर। ठीक है, अब पैडिंग इसको हम देते हैं, लेकिन पैडिंग से पहले हम इसका जो है ये कलर और ये अंडरलाइन हटा देते हैं। तो कलर इसका हम ले लेते हैं ब्लैक, और अंडरलाइन हम हटाते हैं लिख करके टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ठीक है, लाइन गायब हो गया। टॉप बटन लेफ्ट राइट थोड़ा पैडिंग देते हैं, पैडिंग टॉप बॉटम 16 पिक्सल ले रहा हूँ, लेफ्ट राइट मैं ले लेता हूँ 20 पिक्सल, चेक करते हैं कितनी आ रही है। ठीक है, ये बाहर आ रहा है, तो इसे देख के परेशान ना हो कि स्क्रीन साइज अभी छोटा है और रिस्पॉन्सिव नहीं बनाया गया अभी तक। सॉरी। ठीक है, अब एक काम करते हैं,
ये जो पीछे वाला आपको ये कलर दिख रहा है रेड रेड, ये एल का कलर है। तो ये इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी हम थोड़ा सा इसमें पैडिंग टॉप बॉटम में बढ़ा देंगे। तो 16 का 17 पिक्सल में कर देता हूँ। ठीक है, अब ठीक हो गया है। तो ये पीछे वाले कलर्स जो हैं फालतू, ये मैं यहाँ रिमूव कर देता हूँ। देखिए जो रेड कलर मैंने यहाँ दिया था, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और दूसरा जो मैंने कलर दिया था वो यूएल का कलर था, इसको भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये अपना ठीक आ गया। अब फॉन्ट का स्टाइलिंग करते हैं इसका। और ये जो येलो कलर है मैं इसको हटा देता हूँ, यही वाला कलर मैं इसमें लगा देता हूँ। ठीक है, तो उस कलर का नाम है कोरल है शायद कलर का नेम। कोड लिखना चाहें तो कोड भी लिख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ लिख करके कोड। देखो यहाँ पे मैंने लोगो में लिखा है कोरल। इसका कलर लेते हैं और कोड लेते हैं और बाकी जगह कोड यूज़ करेंगे। तो कंट्रोल से टाई करके मैं इसका कोड ले लेता हूँ। ये अपना एंकर टैग आ गया है। यहाँ क्लिक करते हैं अगर, तो हमें इसका ये कोड मिल जाएगा। ठीक है, कोड ले लेते हैं और यहाँ पे हम कोड ही यूज़ करेंगे। ठीक है, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही डिस्प्ले आपको शो होगा। अब हम ये जो अंदर लिखा हुआ है इसका थोड़ा स्टाइलिंग करते हैं, यानी फ़ॉन्ट का स्टाइलिंग करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं फ़ॉन्ट फेस चेंज कर दूंगा। फ़ॉन्ट फैमिली लिख दूंगा यहाँ पे रोबोटो। ठीक है, अभी साइज में थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, देखना आप फ़ॉन्ट फैमिली, और इसका फ़ॉन्ट वेट मैं कर देता हूँ बोल्ड, और फ़ॉन्ट फैमिली फ़ॉन्ट वेट, फ़ॉन्ट साइज़ भी हम, चलिए फ़ॉन्ट साइज़ की अगर ज़रूरत पड़ती है तो यूज़ करेंगे। अब रिफ्रेश करके देखते हैं, ये देखो। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ भी मैं लिख देता हूँ क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल उसको नहीं रखेंगे हम। फ़ॉन्ट साइज़ 1.1 pm ले देता हूँ। ठीक है, इतना सेटिंग करने के बाद अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे देखो ये थोड़ा बाहर जा रहा है ये इससे। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा पैडिंग रिमूव कर देता हूँ, 16 कर देता हूँ टॉप बॉटम का पैडिंग। अभी भी ये थोड़ा बाहर है, तो 15 करके देखते हैं, सेव करते हैं, रिफ्रेश। अभी ज़्यादा क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा है, तो एक काम करते हैं। विजिबल अच्छे से क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि बैकग्राउंड कलर बहुत लाइटर है। तो इसको थोड़ी देर के लिए मैं इस कलर को चेंज करता हूँ ताकि मैं अच्छे से इसको देख सकूँ कि डबल कर लेते हैं इसको, और इधर कलर में ये ले लेता हूँ ब्लैक, रिफ्रेश करते हैं। हाँ, देखो थोड़ा अच्छे से आपको दिख रहा है। अभी भी ये थोड़ा बाहर जा रहा है ना। तो इसको ठीक करने के कई तरीके हैं। मैं अगर इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज ही अगर सही कर दूँ तो आई थिंक ये हो जाना चाहिए। ठीक है, अब ठीक हो गया। ठीक है, तो एक मिनट, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। ठीक है, और विड्थ इंक्रीज करके देखते हैं कैसा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि अब ये ठीक है। वो बाकी स्टाइलिंग करते हैं इसका। अभी आप अगर एक चीज़ पे गौर करेंगे तो इसके साथ में जो
आइकन्स थे वो अभी नहीं आ रहे हैं, तो वो आइकन्स हम ऐड कर लेते हैं। तो इंडेक्स फाइल पे चलते हैं और आइकन्स ऐड करेंगे हम यहाँ पर। तो आइकन को पहले हमें करना पड़ेगा इसके साथ में कनेक्ट, और कनेक्ट करने के लिए हम लिखते हैं लिंक टैग। ठीक है, बल्कि मैं काम करता हूँ ऊपर वाला लिंक टैग ही कॉपी कर लेता हूँ, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, और इधर वाला जो ये एड्रेस है ये चेंज हो जाएगा। आपको याद होगा मैंने फॉन्ट ऑसम लिया हुआ था, तो वो फॉन्ट ऑसम का जो एड्रेस है वो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर दूँगा। ये चल ही नहीं करता, मैं घंटा स्पेसिफाई करूँ। चलो अब जाली चलेगा, ताली स्पेसिफाई करेगा। बाबा मैनू इतने दिन लग रहे हैं भाई। ठीक है, तो वो जो फॉन्ट ऑसम का ये हमारा फोल्डर था जो मैंने अभी आपको फोल्डर स्ट्रक्चर में दिखाया था। ठीक है, उस फोल्डर के अंदर हमने जो फाइल रखी है ये all.css, मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। Even I don't think
ऑल डॉट सी एस एस नहीं बल्कि ऑल डॉट मिन डॉट सी एस एस में कनेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, अभी के सिनेरियो में तो देखो मैंने ये डाउनलोड करके रखी हुई थी दोनों चीज़ें, है ना, फॉन्ट ऑसम भी और जो गूगल फॉन्ट था वो भी। अगर आप CDN यूज़ करते हो तो आप इसकी जगह पर डायरेक्ट CDN का लिंक डाल सकते हो। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कि किस तरह से हम लोग आइकन्स का यूज़ करते हैं। हम लोग लेते हैं एक आई टैग, और आई टैग में क्लास हम लेते हैं। क्लास हम लिखते हैं FA यानी फॉन्ट ऑसम एंड FA डैश फॉर एग्जांपल होम। तो अब इससे क्या आएगा, होम का आइकन आ जाएगा। ठीक है, सो ये हमारा तरीका होता है। और अब मैं यहाँ पे शॉर्टकट यूज़ करने जा रहा हूँ, I.FA डैश गियर्स। ठीक है, देखो वैसा ही क्रिएट हो गया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे I.FA डैश चलो सर्कल ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे I.FA डैश यूज़र। ठीक है, और कॉन्टेक्ट अस में हम ले लेते हैं I.FA डैश आई थिंक यूज़र बुक होगा, चेक कर लेते हैं। कॉन्टैक्ट में हम फ़ोन ले लेते हैं यार, है ना, फिर फ़ोन ले लेते हैं। आई थिंक ये ज़्यादा सही है। ठीक है, ब्राउज़र पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं आपको आइकन्स यहाँ पे सारे डिस्प्ले हो गए हैं। अब एक और चीज़ आपको देखनी है कि अच्छा, पहले ये ठीक कर देता हूँ, पीछे जो बैकग्राउंड कलर हमने चेंज किया था उसको करेक्ट कर देते हैं पहले। और ये था डिव का बैकग्राउंड कलर, ये वाला, इसको हटा करके और इसको करेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। अब आप देखें, गौर करना है, आप ये देखो ये दोनों चिपक करके आ रहे हैं, आइकन और टेक्स्ट, आइकन एंड टेक्स्ट चिपक करके आ रहा है। तो इसको ठीक करते हैं। कैसे ठीक करेंगे, हम लोग टारगेट करेंगे सीधे इस FA को। तो मैं इतना कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि एंकर टैग टारगेट है यहाँ तक, और एंकर टैग के अंदर ही मेरा FA है। तो ये आ गया हमारा एंकर टैग तक, और इसके अंदर भी है आई टैग विद द क्लास नेम FA। तो ये जो FA क्लास नेम है, ये सारे ही आइकन में ये इस FA क्लास नेम है, तो इसके थ्रू हम इसको टारगेट करते हैं। और अगर ये जो आइकन है FA, इसके राइट हैंड साइड में मैं थोड़ा मार्जिन ऐड कर दूँ तो मेरा काम बन जाएगा। यहाँ पे मार्जिन राइट 5 पिक्सल, देखते हैं कितना होता है। आई थिंक अब ये ठीक है। सो प्रॉपर लगभग काम मेरा जितना मुझे रिक्वायर्ड था यहाँ हो गया है। और अब हम ये जो ऊपर वाला कलर है इसको हटाते हैं, क्योंकि ये कलर मैं चाहता हूँ कि होवर इफेक्ट जब आए तो उस समय पे ये कलर डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, और बल्कि इसको नहीं, मैं इतना पूरा ही कॉपी कर लेता हूँ। एंकर टैग का होवर इफेक्ट भी हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे, और इधर से मैं इस कलर को पहले हटा देता हूँ। ठीक है, एंड इधर ये कलर मैं इसका होवर स्टेट में लिख देता हूँ। ये तो ब्लैक ही रहेगा। सो लेट अस चेक। ठीक है, देखो होवर करते ही ये कलर
आ रहा है, अदरवाइज नहीं आ रहा है। एंकर टैग का एक और स्टेट होता है एक्टिव। एक्चुअली स्टेट नहीं, बल्कि हमें दिखाना होता है कि हम क्लास में लिख लेते हैं पहले एक्टिव। तो एक्टिव में भी मैं चाहता हूँ कि इस तरह दिखता रहे, लेकिन अभी नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लास तो ले लिया है, लेकिन इसमें मैंने क्लास नहीं दिया है। तो इस एंकर टैग में मैं यहाँ पे क्लास ऐड कर देता हूँ, क्लास एक्टिव। ठीक है, ये देखो ये आ गया। अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस मुझे लगता है कि हम कुछ चेंजेस अगर करें इसमें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसका कलर चेंज कर देते हैं। इसका कलर चेंज कर देते हैं। पहले यही वाला कलर इन सब के आइकन में ले आते हैं। ठीक है, तो आते हैं नेव बार पे, और हमारा नेव बार एंकर टैग आ गया। एफ ए का है, एफ ए ये रहा। तो एफ ए का कलर चेंज करते हैं, और एफ ए का कलर हम कर देते हैं, ये वाला कलर कर देंगे हम एफ ए में। ठीक है, सेव करते हैं, और देखो एफ ए का कलर चेंज हो गया है। बट यहाँ प्रॉब्लम आ गई है क्योंकि बैकग्राउंड कलर एंकर का वही है और वही इसका एफ ए का कलर है। तो यहाँ पे यानी एफ ए का होवर स्टेट पे हम इसको चेंज कर देंगे। तो कैसे करेंगे? हम इसको करेंगे ये अपना एंकर टैग, इसको कॉपी, एंकर टैग को कॉपी करके यहाँ लिखते हैं, और यहाँ लिखते हैं कि जब एंकर टैग पे होवर हो उसके बाद आई डॉट एफ ए का क्या कलर होना चाहिए। तो उसके बाद आई डॉट एफ ए का कलर होना चाहिए वाइट। ब्लैक हो रहा है, मुझे वाइट करना है। ठीक है, ये देखो वाइट आ गया, एंकर टैग इसका कलर वाइट आ रहा है, देखो। ठीक है, लेकिन होवर पे आ रहा है, एक्टिव पे नहीं आ रहा है। तो मुझे एक्टिव स्टेट का भी करना पड़ेगा। एंकर टैग जब एक्टिव हो तो उस समय भी यही कलर आना चाहिए। ठीक है, तो मेरा बेसिक मेन्यू का जो डिज़ाइन है वो रेडी हो गया है। सो अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। और उससे पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि कुछ और चेंजेस इसमें करने के लिए बाकी तो नहीं है। सो आई थिंक अभी कोई चेंजेस बाकी नहीं है। एक बेसिक सा हॉरिजॉन्टल मेन्यू हमारा रेडी है। अब इसको रिस्पॉन्सिव करने की बारी आती है। तो पहले मैं इसको करता हूँ, विड्थ इंक्रीज करता हूँ। अब हम जैसे ही देखो यहाँ तक इतनी विड्थ में, तो इस विड्थ में तो ये ठीक आ रहा है, लेकिन इससे कम जब विड्थ होती है तो ये ब्रेक हो जाता है। ये देखो, है ना, देखो कहाँ कहाँ पे ब्रेक हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, फिर इसके बाद यहाँ तक, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, ठीक है, इसके बाद यहाँ ब्रेक हो रहा है। तो बस यही चीज़ें अब हमें हैंडल करनी है। तो अब
इसको रिस्पॉन्सिव बनाने की तरफ बढ़ते हैं हम। यहाँ मैं कमेंट डाल देता हूँ कि रिस्पॉन्सिव बिहेवियर, ठीक है। तो हम रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए लिखते हैं @। अच्छा, पहले मैं एक चीज़ आपको और समझा देता हूँ। मैं इसका Ctrl+Shift+I से इसका इंस्पेक्ट एलिमेंट खोल लेते हैं। थोड़ा डाउन करता हूँ। अब देखो, मैं ये रिस्पॉन्सिव मोड पे इसको लेके आते हैं। %, क्यों हो रहा है? से हटा देते हैं, 100% रखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि आपको इसमें स्क्रीन साइज मिल जाएगा, विड्थ कितनी है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है सारी विड्थ। अब देखो, जैसे ही ये फुल विड्थ में है यानी 1258 पिक्सल पर, ये 1258 पिक्सल ये एकदम करेक्ट दिख रहा है। जैसे ही मैं इसको डाउन करता हूँ लगभग, ये देखो 890 पिक्सल पे ये करेक्ट है, ब्रेक नहीं हो रहा है। इसको हम बोलते हैं ब्रेक पॉइंट्स फाइंड करना। तो हम यहाँ सारे ब्रेक पॉइंट्स फाइंड कर लेंगे कि हमारा जो मेन्यू है वो कितने पिक्सल, कौन कौन से ब्रेक पॉइंट्स पर ब्रेक हो रहा है। तो और कम करते हैं इसको, 8 अभी भी ठीक है। देखो हाँ, 881 पर ये, 882 पर भी ब्रेक है, 883 पर ठीक है, 882 पर ब्रेक हो रहा है। तो मैं इसको कितने पिक्सल पर, 882, तो मैं इसको 882 पर ही इसका पहला ब्रेक पॉइंट यूज़ कर लेता हूँ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रेक पॉइंट्स के अकॉर्डिंग इसकी स्टाइल शीट्स। तो मीडिया क्वेरी का यूज़ करेंगे, @ का साइन लिखते हैं और लिखते हैं हम यहाँ पे मीडिया का टाइप हम या तो स्क्रीन लिख सकते हैं या ऑल लिख सकते हैं या फिर प्रिंट लिख सकते हैं, और सभी के लिए हम अलग अलग स्टाइल शीट डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी मैं स्क्रीन के लिए लिख रहा हूँ, आप चाहे तो ऑल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्क्रीन के लिए मैं लिख रहा हूँ एंड साथ में मैं ये स्पेसिफाई करूँगा कि जब मैक्स विड्थ कितना पिक्सल हो, 883 पे तो ठीक है, 882 पे ब्रेक हो रहा है, तो जब मैक्स विड्थ हो 882 पिक्सल, तो यहाँ लिख देता हूँ कि when max width is 882 pixel, then apply all the style rules writing here. So सबसे पहले अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें unnecessary यहाँ पे ये स्पेस है, पैडिंग है, मैं इस पैडिंग को कम कर देता हूँ। इनके बीच में एलाई के बीच में मार्जिन है, मैं वो मार्जिन भी हटा देता हूँ, ठीक है। और देखते हैं फिर कितना फ़र्क पड़ता है। तो सबसे पहले div.navbar, मार खाएगा, चुप हो जा। तो सबसे पहले div.navbar, इसके अंदर पैडिंग है लेफ्ट का 50 पिक्सल, तो मैं उसको कर देता हूँ 12 पिक्सल रख लेते हैं, ठीक है। देखते हैं, चलो देखो अभी ये करेक्ट हो गया है। और इसके अलावा अगर हम LI को देखें, ये हमारा LI है, इसमें 5 पिक्सल का मार्जिन है लेफ़्ट साइड। तो इसका मतलब ये होता है कि 5, 10, 15, 20, 25 पिक्सल हमारा यहाँ पे वेस्ट हो रहा है, तो मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो LI को कॉपी कर लेता हूँ पूरा,
और यहाँ ले आते हैं। बाकी सारी जो प्रॉपर्टी मुझे नहीं चाहिए मैं हटा देता हूँ। लाइन हाइट बार बार स्पेसिफाई नहीं करना है मेरे को। ये जो मार्जिन है मैं इसको 1 पिक्सल कर देता हूँ, तो काफ़ी सारा स्पेस मुझे यहाँ से मिल जाएगा। थोड़ा सा मैं अब एक काम और करता हूँ। मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। देखो ये हमारा एंकर टैग है, इसमें 20 पिक्सल का लेफ़्ट राइट का पैडिंग है, तो मैं इसको भी कम कर सकता हूँ। 20 की जगह मैं 10 कर देता हूँ, तो इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ तक का मैं सारा ही कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इसको क्लोज कर लेते हैं। बाकी किसी की तो ज़रूरत नहीं है इसमें, सिर्फ पैडिंग का मुझे यूज़ करना है। एंकर टैग का लेफ़्ट राइट का मुझे चेंज करना है, तो मैं लिख देता हूँ लेफ़्ट 20 पिक्सल है 10 पिक्सल कर देते हैं। और इतना ही राइट की तरफ भी हम पैडिंग कम कर देते हैं। तो अब सेव करते हैं और अब देखते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। अब देखो कितना गैप यहाँ पे मेंटेन हो गया है। अच्छा एक चीज़ और देखने को मिल रही है, यहाँ तो कम हो गया है लेकिन यहाँ कम नहीं हुआ है, तो या तो मैंने किया ही नहीं है। हाँ देखो मैंने पैडिंग सिर्फ लेफ़्ट साइड का कम किया है, राइट का नहीं किया है, ठीक है। तो लेफ़्ट राइट मैंने दोनों कम कर दिया। अब देखो कितना स्पेस यहाँ पे आ गया है। अब नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट हम पहले इसको दिखा देता हूँ आपको। देखो इंक्रीज़ किया, सारी चीज़ें वैसी ही आ गई, साइज़ कम किया, और जैसे ही आप यहाँ देखिएगा, जैसे ही 882 पिक्सल आएगा, ये देखो 88632 देखो, ठीक है। हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल मेन्यू एडजस्ट। अब इसके बाद और डाउन करते हैं इसको, और अब देखते हैं कहाँ पे ब्रेक हो रहा है। यहाँ पे ब्रेक हो रहा है ये 688 पे, ठीक है। 686 पर ये ब्रेक हो रहा है, ठीक है। अब हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, हम कैसे स्पेस बचा सकते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि हम स्पेस बचा सकते हैं, तो अब मैं इसको वर्टिकल में कन्वर्ट कर दूंगा। तो इसलिए मैं 686 पर ये ब्रेक हो रहा है, तो अब मैं 686 पर फिर से एक नया स्टाइल शीट दे दूंगा। तो इसको कॉपी करते हैं और इसको चेंज कर देते हैं 686 पिक्सल, ठीक है। और ये DIV का पैडिंग इतना रहने दें, शायद मुझे लगता है इतना पैडिंग रहने देते हैं, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और अभी इसमें भी कुछ बड़ा चेंजेस की आई थिंक रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब हमें इसे क्या करना है, हम लिखते हैं यहाँ पे कन्वर्ट टू वर्टिकल। तो कैसे कन्वर्ट होगा, देखो ये एक UL था जिसको हम राइट में लेकर के गए थे, और दूसरा हमने LI जो था, LI को हमने वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में करने के लिए उसका डिस्प्ले चेंज किया था। तो सबसे पहले मैं LI का डिस्प्ले चेंज करता हूँ और UL में एक बैकग्राउंड कलर देता हूँ, और उसको हम स्क्रीन पर ले आते हैं पहले। तो UL हमने कहाँ टारगेट किया है, ये दो हैं हमारे, UL और LI, इन दोनों को कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं। ये जो फ्लोट था, ये फ्लोट मैं क्लियर कर देता हूँ, इसको फ्लोट नन कर देता हूँ, ठीक है। लिस्ट स्टाइल टाइप नन,
कि मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है अभी। और एक बैकग्राउंड कलर मैं इसको देता हूँ, से फॉर एग्जाम्पल रेड। बाद में इसको हटा देंगे, अभी के लिए मैं इसको भी कमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, चेक करते हैं। ये देखो पूरा बैकग्राउंड कलर आ गया है। और अब इसको वर्टिकल में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको हटाते हैं, चलो अभी नहीं हटाते हैं। एक और चीज़ आपको करनी है, देखो इसका जो पोजीशन एट्रीब्यूट है, पोजीशन वैल्यू है, उसको भी चेंज कर देते हैं हम। यहाँ पे लिख देते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप से इसको हम 55 पिक्सल देते हैं, लेफ्ट से इसको 0 पिक्सल देते हैं और इफेक्ट देखते हैं। देखो ठीक है, ओके। अब ये वर्टिकल में आ रहा है, इसको हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं। सॉरी, हॉरिजॉन्टल में आ रहा है, इसको वर्टिकल कर लेते हैं। वर्टिकल करने के लिए ये जो एलाई है इसका डिस्प्ले चेंज कर देंगे। तो जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए मैं उनको पहले हटा देता हूँ। ठीक है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक से हटा करके हम ब्लॉक कर देंगे। और आपको मैं डिस्प्ले का एक बार दिखा देता हूँ कि आपको ये कैसा शो होगा। ठीक है, तो भी आप पूरा देख पा रहे हैं। ठीक है, तो वर्टिकल में कन्वर्ट हो गया है। अभी इसका स्पेस कम है विड्थ में, तो उसको भी थोड़ा चेंज करते हैं। और ये कलर थोड़ा ज़्यादा ही ऑकवर्ड हो गया है, इसको चेंज कर देते हैं। ये डाल देते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्रे कलर आपको दिख रहा है ये यूएल का कलर है। तो अब मैं यूएल का थोड़ा विड्थ बढ़ा देता हूँ। तो अपना यूएल ये आ गया, इसका मैं थोड़ा विड्थ इंक्रीज कर देता हूँ और मैं स्क्रीन का 60% विड्थ ले लेता हूँ। ठीक है, इतना आ गया। अब एलाई हमारा कहाँ है, ये हमारा एलाई आ गया। एलाई को भी एक बैकग्राउंड कलर देते हैं अभी। ठीक है, हमने पहले भी दिया था अगर आपको याद हो। और इसको देते हैं, चलिए ग्रीन में लिख देता हूँ। ठीक है, और हाँ ग्रीन लिख देते हैं। आपको फिर एलाई दिखेगा कि स्क्रीन पे कहाँ तक आ रहा है। तो ये पूरा स्पेस ले रहा है। क्यों ले रहा है, क्योंकि ब्लॉक लेवल एलिमेंट है एलाई। ठीक है, अभी आपको एलाई अलग अलग नहीं दिख रहा है, तो वो इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि सारे एलाई आपस में चिपके हुए हैं। तो मैं इन एलाइज को टॉप साइड से 1 पिक्सल का मार्जिन देकर के आपको दिखाता हूँ कि ये एलाई आपको फिर ये अलग अलग डिस्प्ले हो जाएंगे। ये देखो, ये सारे एलाइज है। ठीक है, अब ये है एंकर टैग। और एंकर टैग सिर्फ इतना सा आ रहा है क्योंकि एंकर टैग इनलाइन एलिमेंट है। और अगर मैं इसको विड्थ 100% दे सकूँ तो ये यहाँ तक आ जाएगा। तो विड्थ 100% दूंगा तो ब्लॉक हो जाएगा। और ब्लॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं अगर ब्लॉक भी हो जाता है तो, लेकिन अभी के पर्पज़ को फुलफ़िल करने के लिए मैं इसको इनलाइन ब्लॉक देता हूँ क्योंकि मुझे ब्लॉक लेवल एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत तो है नहीं अभी। ठीक है, तो एंकर टैग कहाँ है हमारा, एंकर टैग आइटम्स, ये रहा। ज़्यादा चीज़ें मुझे यहाँ से चेंज नहीं करनी है, तो सिर्फ मैं सेलेक्टर कॉपी कर रहा हूँ। ये अपना एंकर टैग आ गया। और इसका जो डिस्प्ले है
मैं लाइन ब्लॉक लिख देता हूँ। अब आप देखो ये कुछ इस तरह आ गया है, ठीक है। और अगर ब्लॉक लिखता हूँ तो भी आप देखो कि क्या आउटपुट हमें शो होता है, ठीक है। कोई खास फर्क है नहीं, बट आई थिंक कि मैं इसको इनलाइन ब्लॉक ही रखूँगा, ठीक है। अब मैं इसको विड्थ दे दूँगा 100% ऑफ इट्स पेरेंट। इसका पेरेंट क्या है? इसका पेरेंट है li, तो जितनी li की विड्थ है उतनी ही इसकी विड्थ सेट हो जाएगी। लेट्स चेक, ठीक है। ये देखो, अब इसका टॉप बॉटम में पैडिंग में थोड़ा मैं कम कर दूंगा। टॉप बॉटम पैडिंग टॉप फिलहाल 5 पिक्सल में देखता हूँ करके कितनी होती है। बॉटम का भी इतना ही कर देता हूँ। बॉटम पैडिंग 5 पिक्सल, और शायद थोड़ा और कम करूँगा तो और अच्छा लगेगा। 3 पिक्सल और 3 पिक्सल। एक और काम कर सकता हूँ मैं, अगर li को हाइट दे दूँ एक फिक्स हाइट, तो मेरे को इसमें पैडिंग मार्जिन जो है इसको ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बट फिर भी मैं पैडिंग मार्जिन यहाँ रहने दूँगा 2 पिक्सल का। और ये अपना li है, इस li को मैं हाइट दे देता हूँ 30 पिक्सल। और इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ तो बिना पैडिंग मार्जिन के मेरा काम हो जाए। तो ये बहुत कम हो गया है 30 पिक्सल। 50। अभी कुछ कोलैप्स हो रहा है यहाँ पर। ओके, ये एंकर टैग की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो वो सेक्शन मुझे डिलीट करना होगा पहले। और ये हाइट मैं रिमूव कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आई थिंक ये सही है। बाकी सारे बैकग्राउंड के कलर जो अननेसेसरी मैंने यूज़ किए उन सबको रिमूव कर देते हैं। तो ये ग्रीन कलर इसकी अब रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको हटा देते हैं। ये ग्रे कलर अभी रिक्वायर्ड नहीं है, इसको भी हम रिमूव कर देते हैं और रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। एंड अभी आप देख रहे हैं पूरा वाइट आ रहा है ये, तो ये इसलिए आ रहा है क्योंकि पीछे कोई बैकग्राउंड कलर नहीं है। तो मैं इसमें यूएल को एक कलर दे देता हूँ, या एल को भी कलर दूंगा तो भी काम चल जाएगा, बट मैं यूएल को ही एक कलर दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर सा कलर है ये, आई थिंक मैंने अगर नाम से लिखा होगा तो आ जाएगा। आ गया। लेकिन अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे हल्की हल्की लाइन दिखे तो इस कलर को हम एल को देते हैं। तो उठा करके मैं नीचे एल में ले आता हूँ, ठीक है। क्यों लेके आया हूँ अभी आपको पता चल जाएगा। ये देखो सब अलग अलग दिखना स्टार्ट हो गए, ठीक है। इस गैप को मैं बढ़ा दूंगा, ठीक है।
एक कैफे में थोड़ा ज़्यादा स्पेस आ रहा है, वो इस वजह से आ रहा है, मैं इसलिए इसको यहाँ पे लेके आ रहा। ठीक है, मैंने किस लिए किया है ये मैं आपको दिखाता हूँ। इस वजह से देखो यहाँ स्पेस ज़्यादा आ रहा था ना, इसे अब इस स्पेस को मैं बढ़ा देता हूँ, सबका इक्वल कर देता हूँ। और ये है एफ ए, सो वेयर इज एफ ए, एफ ए एफ ए एफ ए, ये रहा एफ ए। इसको कॉपी करते हैं, एफ ए में थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, सबकी जरूरत होगी। राइट वाला मार्जिन 10 पिक्सल कर देते हैं। हुआ या नहीं हुआ, हुआ तो है लेकिन कुछ पता भी नहीं चल रहा है खास। 10 पिक्सल मैं वाइटन मैं टैग आई एफ 10 पिक्सल, एक मिनट चेक करते हैं, 20 पिक्सल लिखते हैं, या तो फिर मुझसे सेव नहीं हुआ है। अब ठीक है या नहीं, ठीक है। ठीक है, 20 पिक्सल करके देखते हैं। ठीक है, ये परफेक्ट आ गया है। कैसा हो अगर मैं इसका थोड़ा साइज बढ़ा दूं, एक बार देखें एक्सपेरिमेंट करके। फॉन्ट साइज 1.5 EM, देखिए क्या बोलता है ये। अरे बाप रे, तो बहुत बड़ा बड़ा हो गया है। ठीक है, पता नहीं अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, थोड़ा और कम कर देते हैं, 1.2 देखते हैं कितना है। अब ठीक है, मैं इसको इतना ही रखना चाहूँगा। ठीक है, अपना इतना काम हो गया है। अब हमारा ये जो बटन होता है यहाँ पर, जिसको हम क्लिक करते हैं तब ये मेन्यू शो होता है, अभी वो बनाना बाकी है। और इसको हम एक बार देख लेते हैं, देखो प्रॉपरली अपना ये काम कर रहा है। लेकिन एक और ब्रेक पॉइंट है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे बेकार हो जा रहा है। पैडिंग जो है उसमें ऐड हो जा रहा है, तो इसको 100% कर देते हैं, लगभग 300 पिक्सल पे। और एक बार चेक भी कर लेते हैं, आईफोन में ऐसा दिखेगा, इसमें ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो ठीक ही दिख रहा है। सौ 270 पिक्सल पे इतने पे काम करते हैं, इसको 250 पिक्सल पे इसको हम फुल विड्थ कर लेते हैं। तो एक मीडिया क्वेरी और लगा देंगे हम। यहाँ से यहाँ तक कॉपी करके इसको कर लेते हैं डबल। और जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो हम हटा देते हैं। मुझे यहाँ पे सिर्फ यूएल पे काम करना है, यहाँ तक मुझे नहीं चाहिए। और ये ऊपर वाला जो सेक्शन है मुझे ये भी यूएल तो मुझे रिक्वायर्ड है, ये मुझे नहीं चाहिए। ठीक है,
इसमें सिर्फ विड्थ मेरे काम का है यहाँ पर, तो सिर्फ विड्थ ले लेते हैं और इसको 100% कर देते हैं। ठीक है, अब ये ऐसे 100% आ जाएगा आपका। ये इतना क्यों आ रहा है? ओके, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर पिक्सल का साइज ले लिखा है, 250 पिक्सल पे करना है मुझे। ठीक है, देखो फर्स्ट ब्रेक पॉइंट काम कर गया है, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, तो अपना ये सारा काम हो गया। अब हमारा ये बटन लगाना बाकी है, तो इधर आते हैं हम और हमारा ये यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया है, तो हमें ये ऑटोमेटिकली नहीं जनरेट करना है। इसको मैं कर देता हूँ हाइट। तो जहाँ पे हम इसको वर्टिकल हमने इसको कन्वर्ट किया था, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने वर्टिकल में इसको कन्वर्ट किया था और एब्सोल्यूट भी हमने यही किया है। हम यहाँ पे एक काम करेंगे, लेफ्ट साइड पे इसको हम -100 पिक्सल की जगह परसेंटेज कर देते हैं। इसको स्क्रीन से पूरा लेफ्ट साइड की ओर बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, अब ये स्क्रीन से यहाँ चला जाएगा, यानी स्क्रीन से आउट हो जाएगा। देखो रिफ्रेश करते हैं, गायब हो गया। अब बटन ऐड करते हैं, तो बटन कैसे ऐड करेंगे? हमें आना पड़ेगा अपनी इस फाइल पे, ये एंकर टैग है हमारा, तो यहाँ पे हम लेंगे अब एक इनपुट बटन। हम लेंगे इनपुट, टाइप इक्वल्स टू चेकबॉक्स और क्लास ले लेंगे, चेक ले लेते हैं। चेक। ठीक है, ये अपना क्लास हो गया यहाँ पे, और इनपुट क्लोज। और इससे पहले हम यहाँ पे लेंगे एक लेबल, और लेबल का भी हमें एक क्लास लेना है। लेबल का क्लास ले लेंगे LBL डैश चेक। ठीक है, क्लास आ गया। और यहाँ पे एक चीज़ लिखनी होती है फॉर, कि हम ये जो लेबल है ये हम इस चीज़ के साथ एसोसिएट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ मुझे क्लास नहीं बल्कि मुझे यहाँ पे आईडी लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ भी आईडी ही ले लेता हूँ, और आईडी का नेम हम यहाँ पे लिख देते हैं। आईडी है BTN डैश HCK बटन चेक। ठीक है, इसकी आईडी होगी लेवल चेक, तन एंड लेवल क्लोज। ओके, अब हमें यहाँ पर, आपको पता है कि इस तरह का एक बटन हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, ये वाला। अब लेकिन अभी वो बटन तो नहीं आया है ना, तो वो बटन भी आइकन ही होता है एक तरह का। तो वो आइकन हम देखो कैसे जनरेट करेंगे। आइकन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं फॉन्ट ऑसम, तो वो फॉन्ट ऑसम ही हमारा यहाँ पे काम देगा। अब यहाँ तो हम यहाँ पे ले लेंगे आई, क्लास ले लेंगे FA डैश बार्श, और इसको हम आई क्लोज करेंगे। लेबल तो अपना क्लोज ही है।
ठीक है, इतना काम हो गया। तो इसको सेव करते हैं, प्रेस करते हैं, ये आपका बार है। ठीक है, देखो बार्स पे क्लिक करेंगे तो ये जो इनपुट चेक है ये चेक एंड अनचेक हो रहा है। ठीक है, इसीलिए हमने इसको इसके लेवल के 4 में इसका आईडी लिखा है ताकि ये इसके साथ एसोसिएट हो जाए। ठीक है, तो अब इसको हम हाइड कर देते हैं चेक बॉक्स को। नए बार में आते हैं और मीडिया क्वेरी से पहले हम लोग यहाँ पे अब टारगेट कर लेते हैं उस चेक बॉक्स को। कैसे करेंगे, div.navbar, इसके अंदर ही तो हमने लिया है चेक बॉक्स। तो हमने लिया एक इनपुट और उसका क्लास हमने रखा है btn-chec के चेक। ठीक है, हम इसको लिख देंगे डिस्प्ले और इसका डिस्प्ले नन करेंगे तो ये स्क्रीन से गायब हो जाएगा। रिफ्रेश करते हैं तो ये गायब नहीं हुआ। मैंने कुछ मिस्टेक किया है, चेक करते हैं क्या मिस्टेक हुआ है। मैंने यहाँ पे डॉट लिया है यानी क्लास लिया है, जबकि ये है एक आईडी के लिए हम लोग हैश यूज़ करते हैं। ठीक है, अब गायब हो जाएगा, गॉन। ठीक है, इसको सेंटर तो वैसे ऑलरेडी है ही ये, तो अब इसको उठा करके यहाँ ले आते हैं। तो ये कैसे संभव होगा, हमें टारगेट करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो ये इनपुट नहीं बल्कि ये है LABE अनलेबल, और ये BTN नहीं, ये है LBL। इसका डिस्प्ले का हमें ज़रूरत नहीं है, हम इसको करेंगे फ्लोट राइट, तो ये राइट में चला जाएगा। चेक करते हैं, ये आपका राइट आ गया। अब इसको सेंटर करते हैं, इनलाइन एलिमेंट है तो लाइन हाइट से परफेक्टली ये सेंटर हो जाएगा। ठीक है, ये देखो सेंटर आ गया। अब इसका कलर और फॉन्ट का स्टाइलिंग थोड़ा सा हम कर लेते हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि जो कलर जो स्टाइल इसका है वो लगभग इसका हो जाए। तो लोगो को एक बार ले लेते हैं, कहाँ है लोगो, हमारा लोगो लिंक ये है। मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टाइल्स जो हैं इसी के सिमिलर मैं रखने जा रहा हूँ उसकी। चेक की ये प्रॉपर्टीज में नीचे ले आता हूँ और हटा देते हैं। आ गया, लाइन हाइट आ गया। ये दोनों चीज़ की रिक्वायरमेंट है, टेक्स्ट डेकोरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। लाइन हाइट तो 2 बार नहीं लिखना है, कलर लोगो वाला ही ठीक है। ठीक है, फॉन्ट वेट बोल्ड 1 रोबोटो ये सब ठीक है। चेक करते हैं, अगर कुछ कमी होगी तो उसको ठीक करेंगे। तो आई थिंक अब ये सही है। थोड़ा कुछ ज़्यादा सा बड़ा लग रहा है, इसको कम करते हैं ज़रा, ज़ीरो करके देखें। छोटा हो गया है, 1.0 नहीं करेंगे हम इसको। हाइट हो गया, बोल्ड हो गया, इसको बोल्ड ना करें अगर तो अब ठीक है। अब इसको क्लिक करने से वो बटन, वो जो इनपुट था वो चेक और अनचेक हो रहा है। ठीक है, तो अब एक और चीज़ हमें क्या करनी पड़ेगी कि अभी दिखाता हूँ।
देखो अभी मेन्यू वर्टिकल वाले मेन्यू की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ये फिर भी आ रहा है, तो इसको भी गायब करना पड़ेगा, इसको भी गायब कर देते हैं। ठीक है, हम लिख देते हैं यहाँ पे डिस्प्ले नहीं, अभी ये भी गायब हो जाएगा। ये देखो, अब जो हमारा तीसरा ब्रेक पॉइंट था जहाँ हमने इसको वर्टिकल किया है, हमें इन सब चीज़ों को वहीं पे यहाँ वहीं पे हम लोगों इनको डिस्प्ले चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस सेक्शन में ठीक है, तो यहाँ पे हमने वर्टिकल किया इसको, और यहीं पे हमें इसको लेकर के आना पड़ेगा इस बटन को, यानी जैसे ही वर्टिकल हो वैसे ही बटन आ जाए। सो चलो पहले यहाँ से ये रहा चेक लेबल, इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो वर्टिकल यहाँ हो रहा है और यही हम ये सारे काम करेंगे। आप कन्वर्ट टू वर्टिकल, इसको तो हटा देते हैं पहले। यहाँ पे ठीक है, खाली डिस्प्ले प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट है और कुछ नहीं, बाकी प्रॉपर्टीज पहले से अप्लाइड है। डिस्प्ले लाइन से डिस्प्ले लाइन कर देंगे और ये स्क्रीन पर शो हो जाएगा। ये देखो गायब ऑन। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, बटन तो आ गया लेकिन इसको क्लिक करने से कुछ नहीं हो रहा है, तो अब हमें कुछ और चीज़ को टारगेट करना पड़ेगा, और वो है लेबल हो गया है, चेक बटन, चेक लेबल के थ्रू अब आगे काम होगा। यहाँ पे आते हैं और इसको लिखते हैं इनपुट हो गया, डिस्प्ले नन, सॉरी कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ, बार इनपुट बटन चेक, हाँ ठीक है कोई मिस्टेक नहीं है। ये जब चेक बटन जब चेक्ड हो जाए तब जो ul.nav है, ठीक है, इसका जो प्रॉपर्टी हमने लेफ्ट से -100% किया था उसको हम लेफ्ट से 0 पिक्सल कर देंगे जैसे ही ये चेक होगा। और चेक कैसे होगा, इस पर क्लिक करने पे। ठीक है, तो रिफ्रेश क्लिक काम, ठीक है, आ रहा है और रिटर्न हो रहा है। ये अब एक और चीज़ हम इसमें देखेंगे कि ये एकदम बिल्कुल गुस्से में आ रहा है, तो इसका गुस्सा कम करते हैं, यानी थोड़ा एनिमेशन ऐड करते हैं। ठीक है, बल्कि एनिमेशन तो मैं सभी जगह ऐड कर दूंगा, जहाँ जहाँ पर ट्रांजिशन चेंजेस आए हैं मैं वहाँ पे एनिमेशन ऐड कर दूंगा। नेसेसरी स्पेस भी मैं रिमूव कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ ट्रांजिशन ट्रांजिशन पोजीशन लगेगा क्या, लेफ्ट पे लग रहा है ट्रांजिशन, कितना 1
2s करके देखते हैं, 2 सेकेंड कितना होता है, रिफ्रेश करते हैं। और 2 सेकेंड हो जाएगा, कुछ ज़्यादा ही टाइम हो जाएगी। इसको 1.5 कर देते हैं। और कर देता हूँ इसको 1s। लेकिन जा बड़े गुस्से से रहा है ये, तो इसलिए मैं लेफ्ट ना करके ऑल कर देता हूँ। ठीक है, तो यही मैं कॉपी कर लेता हूँ और टैग कर देते हैं, ऐसे दिया है, यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो हमारा जो मेन्यू है अब ये आई थिंक पूरा हमारा तैयार हो गया है। ठीक है, ये फुल विड्थ है। जैसे ही विड्थ कम होती है और विड्थ कम होते ही आप देखो यहाँ पे क्या डिफरेंस आ रहा है। ये देखो, ये गुस्से से हो रहा है, तो मुझे लगता है ये गुस्सा इसका जायज़ नहीं है, तो हमें ये गुस्सा कम करना पड़ेगा। तो कैसे कम करेंगे, जहाँ जहाँ चेंजेस आ रहा है मैं वहाँ सब जगह ये एनिमेशन डाल देता हूँ। यहाँ भी इसमें ज़रूरत नहीं है, यहाँ भी और यहाँ तो डाला ही है। इसमें क्या चेंजेस, ये ब्लॉक हो रहा है तो इसमें भी डाल देते हैं। यहाँ विड्थ 100% हो रहा है, लेकिन डिस्प्ले में नहीं होगा। इतना चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, इसको ये करते हैं। थोड़ा सा गुस्सा कम हो गया भाई। और इसको जहाँ हमने विजिबल किया है इस वाले को, ये भी एकदम गुस्से से स्क्रीन पे आ रहा है, इसको भी ठीक करते हैं। तो गाइज, इस मेन्यू को मैंने आपको स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक फ्रॉम द स्क्रैच मैंने एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, और पूरे के पूरा ये नेविगेशन मेन्यू मैंने आपकी आंखों के सामने डिज़ाइन किया है। कुछ एरर्स भी मुझसे हुए जो बाद में करेक्ट हमने किए हैं। तो फाइनली अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।